हेलो दोस्तों, मैं आपका सहयोगी आरजे सिंह आपकी सहयोग में, आपके करियर के सहयोग में हर दिन तैयार है। तो सभी भाइयों का एआर ऑनलाइन एजुकेशन में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। तो देखिए, मैथ का सेशन आपका कंटिन्यू जारी है और मैथ के सेशन में नंबर सिस्टम का सिलेबस आप पढ़ रहे हैं। आज आपकी क्लास नंबर 7 है और क्लास नंबर 7 में जो अपलोड मतलब टेलीग्राम पे जो सीट अपलोड की गई थी 03 के क्वेश्चंस में 13 से लेकर 25 तक के क्वेश्चन का सॉल्यूशन अपन पढ़ेंगे। तो बेशक आपने सीट को सोल्व किया होगा और बेसब्री से आपको इंतजार होगा आंसर मैच करने के लिए या सॉल्यूशंस बेटर बनाने के लिए। तो चले शुरू करते हैं। देखिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन में आपके सामने है। देखिए, ये क्वेश्चन एवरेज का और नंबर सिस्टम का मिक्स क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपसे ये बोल रहा है कि 5 क्रमिक पूर्णांकों का योगफल a है और अगले 5 क्रमिक पूर्णांकों का योगफल b है। तो आपसे पूछ रहा है b माइनस a बटा 100 का आंसर क्या होगा। तो देखिएगा, इस क्वेश्चन को अगर मैं इजीली सोल्व करना चाहूँ तो बेसिकली डिटेल में पढ़ते हैं थोड़ा सा कि 5 क्रमिक पूर्णांकों का योगफल a है। तो इनको मैं नंबरिंग देके समझ लेता हूँ। जैसे मान लीजिए 5 क्रमिक पूर्णांकों का जो नंबर है 1 2 3 4 और 5 हो गया। अब एवरेज के टॉपिक में आपने पढ़ा होगा कि अगर 5 क्रमिक पूर्णांक है तो सभी के बीच में डिफरेंस सेम होगा या एपी बनेगा, और जिन संख्याओं में डिफरेंस सेम होता है उनका औसत हमेशा बीच का मान होता है। तो इन 5 क्रमिक पूर्णांकों का योगफल अगर a है तो इनका एवरेज क्या होगा, a/5 होगा। और ये जो a/5 एवरेज होगा तो जिन संख्याओं में सेम अंतर होता है उन संख्याओं का अंतर हमेशा बीच का मान होता है, और इन पांचों संख्याओं का जो बीच है वो तीसरे नंबर की संख्या है। इसका मतलब तीसरे नंबर की पूर्णांक संख्या का जो मान होगा वो a/5 होगा। अब क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि अगले 5 क्रमिक पूर्णांक, तो अगर इनसे अगले 5 क्रमिक पूर्णांक होंगे तो 6वें नंबर पर, 7वें नंबर, 8वें नंबर, 9 नंबर और 10 नंबर होंगे। अब इन 5 क्रमिक पूर्णांकों का जो योगफल है वो योगफल b है। तो फर्स्ट वाले के हिसाब से वही सेम पोजीशन है कि जैसे पहले 5 क्रमिक पूर्णांकों का योगफल अगर a था तो एवरेज a/5 होगा, तो वैसे ही अगर बाद वाले 5 क्रमिक पूर्णांकों का योगफल b है तो उनका औसत b/5 होगा। और इन पांचों के बीच में सेम अंतर होता है, जिन संख्याओं में समान अंतर होता है उनका औसत हमेशा बीच का मान होता है। तो इसका मतलब है इन 5 का जो बीच का मान होगा वो 8वें नंबर की संख्या होगी, और इस 8वें नंबर की संख्या का जो मान होगा वो b/5 होगा। अब देखिए दोस्तों, ये 5 क्रमिक पूर्णांक और ये 5 क्रमिक पूर्णांक है, तो टोटल जो 10 संख्या है वो पूर्णांक संख्या, और पूर्णांक संख्याओं के बीच में जो डिफरेंस होता है वो 1 का होता है। तो तीसरे नंबर की पूर्णांक संख्या और 8वें नंबर की पूर्णांक संख्याओं के बीच में 5 संख्याओं का डिफरेंस है, देख पा रहे हैं। तो इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस होगा, अगर 5 क्रमिक पूर्णांकों के बीच में अगर आप डिफरेंस देखेंगे, तीसरे नंबर और 8वें नंबर की पूर्णांक संख्याओं के बीच का अगर आप अंतर देखेंगे तो अंतर जो होगा वो 5 होगा। तो इसका मतलब है b/5 और a/5 का जो डिफरेंस है वो 5 के बराबर होगा। तो यहाँ पे इक्वेशन अगर मैं बनाऊंगा तो b/5 माइनस a/5 इक्वल टू 5। अगर आप एलसीएम लेंगे तो b माइनस a/5 बराबर 5 होगा। अब देखिए, जिस हिसाब से क्वेश्चन के हिसाब से यहाँ पे बन रहा है कि b माइनस a के बटा में 100 की जरूरत है, तो इस 5 को 100 बनाने के लिए अपन किससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 20 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो जब आप इसको 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 होगा और इधर भी 20 का भाग लगेगा, दोनों तरह इक्वल कंडीशन चलेगी। तो इसको जब हम सोल्व करेंगे तो 1/4 आएगा, और इसी का आपसे आंसर पूछ रहा है कि b माइनस a बटा 100 बराबर क्या होगा। तो 1/4 इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। चले, उम्मीद है समझ में आया होगा। तो बेसिकली नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ही आसान सा सिंपल सा क्वेश्चन है, और ये सारे जितने भी क्वेश्चंस हम डिस्कशन कर रहे हैं सीट में वो सारे एग्जाम में बने हुए क्वेश्चंस हैं। तो इससे क्या होगा, जैसे बेसिकली अभी आप स्टडी रेगुलर कोचिंग्स में नहीं कर पा रहे, तो घर बैठे आप जो भी प्री लेवल के क्वेश्चंस हैं आने वाले एग्जाम्स के लिए आप प्रिपरेशन कर सकते हैं, अपना रिवीजन कर सकते हैं। नहीं तो अगर आप 2 ढाई 3 महीने तक अगर बेसिक स्टडी नहीं करेंगे तो काफ़ी सारी चीज़ें दिमाग से स्लिप हो जाएगी। तो उसके लिए बहुत यूजफुल वीडियो सेशन आपके लिए बन पाएगा। देखिए, 14 नंबर क्वेश्चंस आप देख पा रहे हैं। 14 नंबर क्वेश्चन में कहना चाहता है कि एक अतिथि गृह का पहले दिन का किराया 40 रुपये प्रतिदिन है। पहले 4 दिन का किराया 40 रुपये प्रतिदिन है, अगले 6 दिन का जो किराया है वो 80 रुपये प्रतिदिन है, तथा इसके आगे के दिनों का जो किराया है वो 250 रुपये प्रतिदिन है। आरंभ में रजिस्ट्रेशन शुल्क 100 रुपये है। यदि अतिथि ने कुल 1490 रुपये का भुगतान किया है तो वह अतिथि गृह में कितने दिन रुका है। देखिए, बहुत आसान सा और बेसिक माइंड का क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। एक अतिथि ने टोटल 1490 रुपये का भुगतान किया है। देखिए दोस्तों, इस बात को ध्यान से समझिएगा। अगर कोई अतिथि गृह में रुकेगा तो 100 रुपये तो उसका रजिस्ट्रेशन शुल्क है,
यानी वो चाहे 1 मिनट रुके, चाहे 1 दिन रुके, चाहे कितने भी दिन रुके, ये 100 रुपये तो उसका फिक्स चार्जेस होगा। अब जिस हिसाब से क्वेश्चन को दिया गया है कि अगर 100 रुपये उसका रजिस्ट्रेशन शुल्क हो गया और पहले 4 दिन का जो किराया है, पहले 4 दिन का किराया 40 के हिसाब से 160 बन जाएगा, अगले 6 दिन का किराया जो है वो 80 रुपये के हिसाब से 480 बनेगा। तो टोटल मिला के मैं कह सकता हूँ 10 दिन का टोटल किराया और रजिस्ट्रेशन शुल्क दोनों को मिला के अगर मैं कैलकुलेशन करता हूँ तो यहाँ पे 400, 500, 640, 740 बन जाता है। तो ये जो 740 का कैलकुलेशन बना है ये 10 दिन का टोटल किराया होगा, प्लस इसमें रजिस्ट्रेशन शुल्क भी आ चुका है। तो हम ये बात समझ सकते हैं कि 1440 रुपये जो टोटल उसने शुल्क दिया है, उस शुल्क में 100 रुपये तो उससे रजिस्ट्रेशन शुल्क दिया जो 740 में ऐड है, और 10 दिन का टोटल उसने जो किराया दिया है वो 640 दिया है। तो ओवरऑल अगर रजिस्ट्रेशन शुल्क और 10 दिन का किराया हम लेस कर देंगे तो बाकी का जो किराया बचेगा वो 750 किराया और बचेगा। यानी 10 दिन का टोटल किराया का कैलकुलेशन करने के बाद 750 रुपये उसने और एक्स्ट्रा दिया। तो दोस्तों ये 750 रुपये जो एक्स्ट्रा लग रहा है वो यहाँ पे आप कैलकुलेट समझ सकते हैं कि अगर 4 दिन और 6 दिन के बाद आगे भी कुछ दिन अगर वो रुकता है तो आगे वाले दिनों के लिए हर दिन का किराया 250 रुपये है। तो ये जो 750 रुपये वो 10 दिन से आगे जितने भी दिन रुका है उन दिनों का किराया होगा, और उन दिनों में से हर दिन का किराया 250 है। तो अगर एक दिन का किराया 250 है तो 750 रुपये किराया लग सकता है 3 दिन का। इसका मतलब 10 दिन के अलावा वो 3 दिन और रुका है। तो टोटल मिला के अगर ये कहा जाए कि कितने दिन ठहरा है तो आंसर क्या बन पाएगा, 13 दिन इस क्वेश्चन का आंसर बन पाएगा। तो बहुत आसान सा सिंपल सा क्वेश्चन है, आपने देखते उड़ाया होगा इस क्वेश्चन को। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन भी एक बहुत ही सिंपल टाइप का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि 3 संख्याओं का योग 2 है। पहली संख्या दूसरी संख्या के 1/2 गुना है, तीसरी संख्या दूसरी संख्या के 1/4 गुना है। तो बताया दूसरी संख्या का मान क्या होगा। देखिए काफी सारे स्टूडेंट यहाँ पे एक्स वगैरह का यूज करते हैं, लेकिन ऐसा करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। क्वेश्चन में आप देख पा रहे हैं यहाँ पे टोटल 3 संख्या है, पहली संख्या दूसरी संख्या तीसरी संख्या। मैं कुछ डिटेल में समझा रहा हूँ। 3 संख्या यानी इन तीनों संख्याओं का योगफल 2 है। पहली संख्या दूसरी संख्या के 1/2 गुना है, पहली संख्या दूसरी संख्या की दूसरी संख्या की 1/2 गुना है, तथा तीसरी संख्या दूसरी संख्या की 1/4 गुना है। देखिए कुछ क्वेश्चन आप अगर समझेगा ध्यान से तो पहली संख्या दूसरी संख्या की 1/2 गुना है, तो जो भी दूसरी संख्या का मान होगा उसका 1/2 गुना, और उसका अगर आप 1/2 गुना करेंगे तो उसमें 2 का भाग जाना चाहिए, यानी उसमें 2 का भाग दे देंगे। अब इसी प्रकार तीसरी संख्या अगर दूसरी संख्या का 1/4 गुना है, तो जो भी दूसरी संख्या का मान होगा उसका 1/4 भाग जितना होगा वो तीसरी संख्या का मान होगा। अब आप दूसरी संख्या का 1/4 भाग निकालोगे तो उसमें 4 का भाग लगेगा। तो दूसरी संख्या का मान कुछ ऐसा होना चाहिए जिसमें 2 का भाग भी जाए 4 का भाग भी जाए। तो उसके लिए मिनिमम नंबर हम 4 मान लेते हैं कि मान लीजिए एक बार के लिए कि दूसरी संख्या 4 है। अब दूसरी संख्या अगर 4 है तो पहली संख्या दूसरी संख्या 4 का आधा है, और 4 का आधा कितना होगा, 2 होगा। और तीसरी संख्या दूसरी संख्या का 1/4 है, तो 4 का 1/4 1 होगा, तो ये 1 हो गया। तो एक तरह से ये तीनों संख्याओं का एक यूनिट रेशियो बन गया कि पहली संख्या का मान 2 यूनिट है, दूसरी संख्या का मान 4 यूनिट है, और तीसरी संख्या का मान 1 यूनिट है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप ये बात समझ पा रहे हैं कि अगर तीनों संख्याओं का योगफल 2 है तो मैं कह सकता हूं ये जो क्वेश्चन में ओरिजिनल वैल्यू 2 दे रखा है वो तीनों संख्याओं का अगर योगफल है तो 4, 2, 6 और 1 7, यानी कि ये 2 7 यूनिट के बराबर का मान है। तो जब 2 7 यूनिट के बराबर का मान है तो 2 में जब 7 का भाग देंगे तो ये 2/7 जो होगा वो 1 यूनिट का मान होगा। अब हमें क्वेश्चन में दूसरी संख्या का मान पूछा और दूसरी संख्या का मान जो है वो 4 यूनिट के बराबर है। तो दोस्तों ये 2/7 जो है 1 यूनिट का मान है। अगर 1 यूनिट के मान को हम 4 यूनिट का मान बनाना चाहते हैं तो उसके लिए 4 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और 4 से मल्टीप्लाई करने पे जो आंसर आएगा वो 8/7 इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन पाएगा। तो तरीका बहुत अच्छा है ताकि आप एग्जाम में सेकंडों में क्वेश्चन हैंडल कर पाए बहुत इजीली तरीके से। चले नेक्स्ट क्वेश्चन को फेस करते हैं एक बार। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन भी एक लैंग्वेज का क्वेश्चन, और मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया बेसिक पॉइंट है कि इस टाइप के क्वेश्चंस नंबर सिस्टम के एग्जाम्स के प्रोसेस में हर बार बनते रहते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में कुछ नया पॉइंट था, मतलब जैसे हर बार अपन पूछ रहे हैं कि प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है, लेकिन इससे कुछ अलग अलग क्वेश्चंस निकल पाए। निम्नलिखित में से कौन सा सही है, आपको 4 विकल्प दिया गया और आपसे पूछ रहा है कि कौन सा सही है, और उसके बाद ऑप्शन क्लिक करने के लिए नीचे ABCD ऑप्शन दे रखा है। देखिए इस पूरे क्वेश्चन में 2 वर्ड आपके सामने आने वाले हैं। मैं उन 2 वर्डों को एक बार, बहुत सारे स्टूडेंट को कंफ्यूजन रहता है तो उनको एक बार क्लियर कर लेते हैं। पहला जो वर्ड है वो गुणनखंड है। दोस्तों गुणनखंड को अपन फैक्टर कह सकते हैं, और दूसरा जो वर्ड इस क्वेश्चन में है इन लैंग्वेज में है वो गुणज है, और गुणज को हम मल्टीप्लाई कह सकते हैं, मल्टीपल कह सकते हैं। तो देखिए
अगर यहाँ पे बेसिकली फैक्टर और मल्टीपल में डिफरेंस समझना चाहे तो जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल यहाँ पे लेता हूँ कि मान लीजिए कोई संख्या 12 है। अब मुझे अगर देखना हो कि 12 के गुणनखंड क्या होता है तो मैं कहना चाहूंगा कि गुणनखंड वो नंबर या वो संख्या होती है जिनका दी गई संख्या में भाग जाता है। अगर मैं 12 के गुणनखंड निकाल रहा हूं तो 12 के गुणनखंड वो संख्या होगी जिनका 12 में भाग जाएगा। तो ऐसी संख्या है जिनका इस 12 में भाग जाएगा वो जैसे 1, 2, 3, 4, 6 और 12। तो ये जितनी भी संख्या इन सारी की सारी संख्याओं का इस मूल संख्या 12 में भाग जा रहा है। इसका मतलब है कि सारी की सारी संख्या जो है वो इस 12 की गुणनखंड है। अब आती है बात दूसरी, गुणज मल्टीप्लाई क्या होता है। दोस्तों मल्टीप्लाई जस्ट रिवर्स होगा इस पॉइंट का। अगर मुझे देखना हो कि 12 के मल्टीपल क्या है तो 12 के मल्टीपल वो संख्या होती है जिनमें 12 का भाग जाता है, दी गई संख्या का भाग जाता है। तो जैसे 12 के मल्टीपल 12, 24, 36, 48, तो ये सब 12 के मल्टीपल है। तो इस बात से आप क्लियर कर पाएंगे कि 12 के गुणनखंड वो संख्या जिनका दी गई संख्या 12 में भाग जाएगा और 12 के मल्टीपल गुणज वो संख्या जिनमें 12 का भाग जाएगा। तो देखिए एग्जांपल के हिसाब से अपन एक एक लैंग्वेज को क्लियर करते हैं। जैसे यहाँ पे फर्स्ट लैंग्वेज आप देख पा रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो पहला लैंग्वेज है एक संख्या अपने प्रत्येक गुणनखंड का एक गुणज होती है। देखिए हम गुणनखंड गुणज को समझ चुके हैं। ये लैंग्वेज ये बोल रही है कि एक संख्या अपने प्रत्येक गुणनखंड का गुणज होती है। देखिए हमने बताया गुणज वो संख्या होती है जिसमें दी गई संख्या का भाग जाएगा। एक संख्या अपने प्रत्येक गुणनखंड का गुणज होती है। जैसे इस पॉइंट को समझाने के लिए मैं एग्जांपल लेता हूं। 12 का गुणनखंड जैसे 6 है या 4 है। जैसे मान लीजिए 12 का गुणनखंड 4 है। अब 12 का गुणनखंड अगर 4 है तो एक संख्या अपने प्रत्येक गुणनखंड का गुणज होती है। तो बेसिकली आप समझ पा रहे हैं कि 12 का गुणनखंड अगर मैं एग्जांपल के तौर पे 4 लेता हूं तो अगर ये 4 गुणनखंड है तो इस 4 का गुणज 12 हुआ। और यही इस लैंग्वेज में बोलना चाहता है कि एक संख्या जो है वो अपने प्रत्येक गुणनखंड का गुणज होती है। तो 12 का गुणनखंड 4 है और ये 4 जो गुणनखंड है उसके लिए ये संख्या जो 12 है वो गुणज है। तो बेसिकली पहली लैंग्वेज जो है यहाँ पे बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट, बिल्कुल सही। देखिए दोस्तों सेकंड लैंग्वेज पढ़ते हैं। किसी संख्या का एक गुणनखंड एक पूरा पूरा विभाजक होता है। किसी संख्या का एक गुणनखंड एक पूरा पूरा विभाजक होता है। देखिए विभाजक की बात भी यहाँ पे करते हैं अपन। जैसे फिर से वही एग्जाम्पल अपन यहाँ पे लेते हैं। जैसे क्वेश्चन में आपको दिख पा रहा है कि जैसे 12 के गुणनखंड 1, 2, 3, 4, 6, 12 है। अब इसने बोला किसी संख्या का एक गुणनखंड, कोई भी एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए वही एग्जाम्पल हम 4 ले लेते हैं। तो किसी संख्या 12 को मान लेते हैं और किसी संख्या 12 का जो गुणनखंड है ये जो 4 है वो एक पूरा पूरा विभाजक है। देखिए पूरा पूरा विभाजक का मतलब है जिसका पूरा पूरा भाग जाता है। तो 12 का गुणनखंड अगर 4 है तो मैं कह सकता हूँ कि 4 जो है वो इस 12 का पूरा पूरा विभाजक है, यानी कि इस गुणनखंड का इस दी गई संख्या 12 में पूरा पूरा भाग जाता है। तो ये लैंग्वेज में बिल्कुल एब्सोल्युटली क्या होगी, राइट होगी, क्योंकि गुणनखंड की डेफिनेशन वही है। जैसे हमने पढ़ा ही ये बात है कि 12 के गुणनखंड वही संख्या होती है जिनका संख्या में पूरा पूरा भाग जाता है, वो गुणनखंड होता है बेसिकली। तो ये पूरा पूरा विभाजक होगा। तो सेकंड लैंग्वेज भी यहाँ पे राइट होगी। थर्ड लैंग्वेज ये बोल रहा है कि प्रत्येक संख्या स्वयं अपना गुणनखंड है। देखिए प्रत्येक संख्या स्वयं अपना गुणनखंड है। तो एग्जांपल के तौर पे फिर दिख पा रहा है कि 12 अगर एक संख्या है तो इसका गुणनखंड 12 भी है। तो 12 अगर एक संख्या है तो इसका गुणनखंड स्वयं 12 भी है। तो प्रत्येक संख्या स्वयं अपना गुणनखंड है। तो बेसिक ये चीज भी यहाँ पे क्या होगी, राइट बन पाएगी। आखिरी लैंग्वेज देखिए यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट करता है गुणज और गुणज के अलावा। तो इस आखिरी लैंग्वेज में क्वेश्चन में यहाँ पे बन पा रहा है कि 2 सह अभाज्य संख्याओं का, देखिए यहाँ पे एक वर्ड बन रहा है कि 2 सह अभाज्य संख्याओं का जो मैसा है ज्ञात नहीं किया जा सकता। जैसे दोस्तों ये बहुत डिफरेंट लैंग्वेज है, बाकी 3 के अलग लैंग्वेज यहाँ बन पाई है। इसको देखिए डिटेल में मैं आपको समझा पाता हूँ। सबसे पहले तो आपको इस वर्ड को समझना है कि सह अभाज्य संख्या क्या है। मेरे हिसाब से पिछले वीडियो में एक बार इस क्वेश्चन का या इस वर्ड का डिस्कशन हम कर पाते हैं। देखिए सह अभाज्य संख्या क्या होती है, ऐसी कोई 2 संख्या है जिनमें किसी कॉमन संख्या का भाग नहीं जाता। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए 2, 3, तो ये 2 और 3 जो है वो दोनों आपस में सहअभाज्य संख्या। अब आपने बोला कि 2 सहअभाज्य संख्याओं का मैसा ज्ञात नहीं कर सकता। तो देखिए बेसिकली हम कह सकते हैं कि मैसा HCF जो होता है वो क्या होता है, मैसा का मतलब है कि वो बड़ी से बड़ी संख्या जिसका दी गई संख्या में भाग जाता है। तो अगर मैं 2 और 3 का मैसा निकालूंगा तो 2 और 3 के मैसा का मतलब है कि वो संख्या जिसका 2 और 3 इन दोनों में भाग जाता है। तो आप ये बोल रहे हैं कि मैसा ज्ञात नहीं कर सकते, तो क्या आप खुद बताएं दिमाग लगा के कि 2 और 3 का मैसा का मतलब है क्या ऐसे कोई संख्या है जिसका 2 में भी भाग जाए 3 में भी भाग जाए। तो बिल्कुल ऐसी संख्या होती है 1, यानी ये 1 वो बड़ी से बड़ी संख्या है जिनका इस 2 और 3 में पूरा पूरा भाग जाएगा। तो बेशक ये 1 जो होगा वो 2 और 3 का मैसा होगा।
तो इसका मतलब कोई भी सह अभाज्य संख्या अगर होती है तो उनका मैसा हमेशा निकाला जा सकता है और उनका मैसा हमेशा 1 आएगा। तो ये जो फोर्थ लैंग्वेज आपको यहाँ पे दिख पा रही है वो बिल्कुल गलत है। तो अकॉर्डिंग क्वेश्चन के हिसाब से जैसे हमने सोल्व किया है उस हिसाब से आप देख पा रहे हैं पहले 3 लैंग्वेज राइट है और चौथी लैंग्वेज यहाँ पे गलत है। तो इस क्वेश्चन का आंसर डी रहेगा कि 1, 2 तथा 3 यहाँ पे सही होगा। बहुत ही कंफ्यूज करने वाले क्वेश्चन इस टाइप के होते हैं। वीडियो को आप रिवाइज करके फिर से एक बार समझेगा। मैंने पूरा डिटेल पॉइंट आपके सामने रखा है, गुणनखंड क्या होता है, गुणज क्या होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए बहुत डिफरेंट वर्ड का क्वेश्चन यहाँ भी बन पाया, फिर से एक बहुत डिफरेंट लैंग्वेज जो अभी तक एसएससी के एग्जाम्स में इस टाइप के क्वेश्चन बने नहीं है। तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है 6 का योज्य प्रतिलोम क्या है। देखिए वर्ड को समझना बस मात्र ओनली कुछ भी नहीं है कि 6 का योज्य प्रतिलोम क्या है। अगर मैं कहूं कि 6 का योज्य प्रतिलोम का मतलब है कि अगर आप 6 में किसी संख्या को जोड़ने पे आंसर 0 हो जाएगा तो ये इसका योज्य प्रतिलोम होता है। बहुत सिंपल से लैंग्वेज का क्वेश्चन है। तो ऐसी कोई संख्या जिसको किसी संख्या में जोड़ने पर आंसर अगर 0 हो जाए तो उसे योज्य प्रतिलोम कहेंगे। तो 6 में क्या जोड़ने पे आंसर 0 होगा, -6। तो ये जो माइनस का 6 है वो 6 का योज्य प्रतिलोम है। तो बहुत आसान सा पॉइंट है, बस आपको एक सेकंड में झलक देखने की जरूरत है कि योज्य प्रतिलोम होता क्या है, उसके बाद आप माइंड में बिल्कुल इसको कैच कर पाएंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन जो है फिर से भिन्नों से संबंधित क्वेश्चन है। पहला 18 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि कौन सा तुल्य भिन्न है। 19 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा समान भिन्न है। देखिए पिछले वीडियो में भी हमने डिस्कशन किया था इस पॉइंट से रिलेटेड कि कौन सा टाइप के भिन्न को क्या कह पाते हैं अपन, लेकिन पिछले वीडियो में देखिए थोड़ा सा टाइपिंग में मिस्टेक हो पाई, तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा करेक्शन कर देता हूँ इस पॉइंट पे। देखिए पहला वाला वर्ड सही था, अनुचित भिन्न उचित भिन्न सही था, लेकिन यहाँ पे टाइपिंग में थोड़ा मिस्टेक हो पाया कि समान भिन्न और तुल्य भिन्न जस्ट अपोजिट हो गया है। तो यहाँ पे अपन तुल्य भिन्न समझेंगे और यहाँ पे समान भिन्न। तो इसका मतलब देखिए बेसिकली बात है कि तुल्य भिन्न वो होती है जो एक ही भिन्न के विभिन्न गुणजों को तुल्य भिन्न कहा जाता है। एक ही भिन्न के विभिन्न जो गुणज होते हैं उन्हें तुल्य भिन्न कहा जाता है। जैसे मैंने बताया कि जैसे कोई भिन्न 1/3 है, अब 1/3 को डबल कर देंगे 2/6, तो एक ही भिन्न के विभिन्न जो गुणज होते हैं उनको तुल्य भिन्न कहते हैं, तो उन्हें तुल्य भिन्न कहा जाता है। और समान भिन्न वो होती है 2 या 2 से अधिक भिन्नों के हर अगर समान होते हैं, तो जिन भिन्नों के हर समान होते हैं उन्हें समान भिन्न कहते हैं। और एक ही भिन्न के गुणज जो होते हैं मल्टीपल जो होते हैं उन्हें तुल्य भिन्न कहते हैं। उचित आपने कल पढ़ा, उचित में अंश छोटा होता है हर बड़ा होता है। अनुचित विषम भिन्न या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जिसमें अंश बड़ा होता है और हर छोटा होता है। तो बेसिकली इस पॉइंट को अपन क्लियर कर पाए कि तुल्य भिन्न वो जो एक ही भिन्न के अलग अलग मल्टीपल होते हैं उन्हें तुल्य भिन्न कहते हैं, और समान भिन्न वो जिनके हर समान होते हैं। तो इनके हिसाब से देखिए अगर मैं क्वेश्चंस को सोल्व करता हूं बेसिकली, तो इन क्वेश्चन के हिसाब से अगर मैं आंसर निकाल पाता हूं तो पहला ऑप्शन जो आपसे पूछ रहा है, पहला क्वेश्चन जो आपसे आंसर बना पा रहा है, इस क्वेश्चन को अगर आप एक बार समझेंगे तो पहला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा तुल्य भिन्न है। तो अभी हमने पढ़ा कि तुल्य भिन्न वो होती है जो एक ही भिन्न के अलग अलग मल्टीपल होता है। तो बेसिकली आप देख पा रहे हैं सी ऑप्शन अगर आप देखेंगे तो 2/5, 2/5 का ही डबल 4/10 है, उसका डबल 8/20 है, और इसी 2/5 का ट्रिपल 6/15 है। यानी कि सारे के सारे भिन्न क्या है, तुल्य भिन्न है। तो तुल्य भिन्न के हिसाब से सी ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कौन से समान भिन्न है। तो अभी हमने एक्सप्लेनेशन किया है कि समान भिन्न या लाइक फ्रैक्शन उसे कहते हैं जिन भिन्नों का हर क्या होता है, समान होता है, जिन भिन्नों का हर समान होता है। तो आप दिए गए ऑप्शन के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो ए ऑप्शन आपको दिख पा रहा है, और ए ऑप्शन में सभी भिन्नों का हर क्या है, समान है। तो ये क्या होगी, एक समान भिन्न होगी। तो कल भी अपने किया था विषम भिन्न, तुल्य भिन्न और समान भिन्न, ये 3 बेसिक पॉइंट है, इनको आप क्लियर कीजिएगा, इजीली पॉइंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन पिछले वीडियो में भी जस्ट क्वेश्चन था, केवल संख्या चेंज है। तो मेरे हिसाब से इस क्वेश्चन को आप कर पाएंगे, क्योंकि हमने इसका डिस्कशन किया था कि 1/, दोनों संख्याओं का अंतर। एक फॉर्मूला अपन ने डिस्कशन किया था कि 1/, दोनों संख्याओं का अंतर, बट कोष्टक 1/, पहली संख्या माइनस 1/, लास्ट संख्या। तो आप देख पा रहे हैं दोनों संख्याओं का अंतर 3 और 7 का अंतर यहाँ पे 4 है, तो बाहर 1/4 बनेगा। पहली संख्या 3 है तो यहाँ पे 1/3 आएगा, माइनस लास्ट संख्या 903 है तो यहाँ पे लास्ट में 903 आएगा। एलसीएम लेके अगर इसका कैलकुलेशन करेंगे तो एलसीएम यहाँ पे 903 आएगा, 3 का भाग देंगे तो 301, एलसीएम 903 बनेगा, और यहाँ पे 301 माइनस 1 होगा। तो बेसिकली कैलकुलेशन अगर आप करेंगे तो 1/4 इंटू 300/903 होगा, और यहाँ 4 से अगर आप डिवाइडेशन करेंगे तो 75/903
75/903 आएगा। अब 75/903 को अगर आप डिवाइड करेंगे किससे, 3 से और काट लेंगे तो 3 से और डिवाइडेशन करने पे इसका आंसर 25/301 बनेगा और सी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन होगा। तो पिछले वीडियो में भी इसका क्वेश्चन हुआ था, बहुत इजीली है, आपका हो गया होगा क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आप बोर्ड पे फेस कर सकते हैं, एग्जाम में बना हुआ क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। देखिए इस क्वेश्चन में आप यहीं पे एक बार फोकस कीजिएगा। क्वेश्चन में आपको पहले एक सीरीज दे रखी है 1 + 1/2 + 1/3 + ... 1/20 बराबर k दे रखा है और उसके बाद आपसे आंसर पूछ रहा है 1/4 + 1/6 + 1/8 + ... + 1/40 का मान क्या होगा। तो देखिए सेकंड वाली जो सीरीज यहाँ पे दे रखी है, आप समझ रहे हैं सेकंड वाली सीरीज के हर एक में 1/2 का मल्टीपल है, यानी इसको मैं 1/2 × 1/2, इसको 1/2 × 1/3 कह सकता हूँ। तो सेकंड वाली जो सीरीज है, सेकंड वाली सीरीज में हर एक संख्या में 1/2 का मल्टीपल है, तो उस 1/2 के मल्टीपल को हम कॉमन ले लेते हैं। तो अंदर जो बनेगा वो 1/2 + 1/3 + 1/4 ... आखिरी में 1/20 बनेगा। अब आप ऊपर वाली सीरीज को एक बार देख सकते हैं, यहाँ पे जो क्वेश्चन में सीरीज आपको दिख रही है, इस सीरीज में आप फेस एक बार कीजिएगा 1 के अलावा, यानी स्टार्टिंग में जो 1 है, इस 1 के अलावा बाकी की सीरीज जो है वो यही है। तो अगर मैं कहना चाहूं यहाँ पे कि इस वाले सीरीज का जो मान होगा वो इस फर्स्ट वाले सीरीज के हिसाब से अगर अपन देखते हैं तो ये जो 1 होगा वो इधर अगर जाएगा तो इस सीरीज का मान यहाँ पे जो बन पाएगा वो k-1 होगा। तो बेसिकली अगर इस सीरीज के स्थान पे अगर मैं k-1 रखूंगा तो इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल इजीली 1/2 cos k-1 इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा और सी ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन होगा। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आप बोर्ड पे फेस कर रहे हैं। देखिए अगला क्वेश्चन जो है वो बोर्ड मास से रिलेटेड क्वेश्चन, और इस टाइप के क्वेश्चन एसएससी प्री एग्जाम्स में हर साल एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन एग्जाम में बन रहे हैं पिछले दो साल से, 2019-2018 के प्रोसेस है। तो बेसिक आप बोर्ड मास का प्रोसेस समझते होंगे कि पहले इस क्वेश्चन के हिसाब से अगर देखा जाए तो पहले ऑफ को हल किया जाएगा, उसके बाद भाग को हल करेंगे, उसके बाद गुणा को और उसके बाद प्लस को। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे ऑफ हल होगा। एक तो यहाँ पे आपको ऑफ दिख रहा है 2/5 और एक यहाँ पे आपको ऑफ दिख रहा है 4/4। तो देखिए ऑफ का मतलब क्या होगा, का होगा, और का से मतलब मल्टीप्लाई होगा। तो ये जो ऑफ यहाँ पे लगा है उस ऑफ का मतलब गुणा होगा। और इस क्वेश्चन में अगर पहले मैं ऑफ को हल करूंगा तो 9 × 6 भाग 24 + 8 और भाग, अब देखिए यहाँ पे अगर 2 और 5 के बीच में मल्टीप्लाई है तो 2 और 5 मल्टीप्लाई होकर 10 हो जाएगा। उसके बाद माइनस, अगले पॉइंट में फिर से भाग। उसके बाद देखिए नेक्स्ट स्टेप में 4 × 4 है, यानी आप बताइए 4 और 4 के बीच में ऑफ है तो मल्टीप्लाई है, तो 4 से मल्टीप्लाई होके 16 बन जाएगा, तो यहाँ पे 16 हो जाएगा। उसके बाद आगे +27 दे रखा है और उसके बाद फिर मल्टीप्लाई दे रखा है और 5/9 दे रखा है। देखिए एक स्टेप हमने कंप्लीट कर लिया कि हमने ऑफ या का को हल कर लिया, तो सेकंड स्टेप पे हम सोल्व करेंगे किसको, भाग को हल करेंगे। तो देखिए नेक्स्ट स्टेप में अगर हम भाग को हल करेंगे तो यहाँ एक तो भाग दिख रहा है 6/24, एक यहाँ पे दिख रहा है 8/10, यहाँ पे भी भाग है 30/16 और यहाँ पे भाग है 5/9। तो अगर मैं इसको इजीली कैलकुलेट करके समझाऊं, बहुत आराम से समझा रहा हूँ ताकि आप समझ पाए, नहीं डायरेक्ट कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो सकता है। तो देखिए 9 × देखो 6/24 का मतलब 6/24 है, प्लस 8/10 का मतलब 8/10 है, माइनस 30/16 का मतलब 30/16 है और प्लस 27 × 5/9 का मतलब 5/9 है। देखिए भाग होने के बाद हम मल्टीप्लाई को सोल्व करेंगे और यहाँ पे अगर आप मल्टीप्लाई सोल्व करेंगे तो नेक्स्ट स्टेप आप देखिएगा 6 × 4 = 24 हो गया। तो मैं कह सकता हूँ पहला जो स्टेप होगा वो 9/4 होगा, प्लस यहाँ पे अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो ये 4/5 बन जाएगा। इसको डिवाइड करेंगे तो माइनस का 15/8 बनेगा और यहाँ पे 9 × 3 = 27, ये प्लस का 15 आएगा। अगले स्टेप में हम एलसीएम ले सकते हैं। ये जरूरी नहीं होता कि प्लस और माइनस पे बोर्ड मास लगाए, क्योंकि प्लस सोल्व करके माइनस सोल्व करें या माइनस सोल्व करके प्लस सोल्व करें, कभी आंसर में फर्क नहीं आता है। तो हम डायरेक्टली यहाँ पे एलसीएम ले सकते हैं। एलसीएम दोस्तों यहाँ पे 40 आएगा और 40 में 4 का भाग दिया तो यहाँ पे 90 आ जाएगा। 5 × 40 8 × 32 हो गया, 8 का भाग दिया तो 15.75 और 15 अगर 40 से गुना होगा तो 600 होगा। अगर आप कैलकुलेशन देखेंगे तो बेसिकली सीधा 90 में से अगर 75 घटेगा तो 15 बच जाएगा और ये 15 इस 32 में जुड़ेगा तो बेसिकली यहाँ पे 47 हो जाएगा। अब 47 अगर 600 में जुड़ेगा तो फाइनली ऊपर 647 होगा और नीचे एलसीएम 40 होगा और ये इस क्वेश्चन का आंसर बन पाएगा। तो ये सब प्री लेवल टाइप के क्वेश्चन है और इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में बनता है।
तो क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो बी ऑप्शन 647/40 होगा। चले अगले क्वेश्चन को देखिएगा। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है और इसमें थोड़ा सा एल्जेब्रा मिक्स होगा और बस आपसे ही पूछ रहा है कि कौन सा कथन सही है, तो बड़े छोटे से रिलेटेड पॉइंट है। अच्छा क्वेश्चन है। देखिए इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए क्या फॉर्मेट है कि जैसे फर्स्ट इक्वेशन आपको दे रखा है √5 प्लस √5, आपसे पूछ रहा है बड़ा है √7 प्लस √3। तो देखिए ऐसा अगर आप वैल्यू कैलकुलेट करेंगे कि √7 का मान कितना होगा, 3 का मान कितना होगा, आगे के ऑप्शन भी है, तो इसमें काफी डीपली मेहनत होगी। इस क्वेश्चन को इजीली सोल्व करने के लिए बीजगणित का फॉर्मूला अपन यूज करते हैं कि a प्लस बी का जो होल स्क्वायर होता है वो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। तो बेसिक ये फॉर्मूला आपको पता है, तो a प्लस बी के होल स्क्वायर के हिसाब से अगर दोनों तरफ मैं स्क्वायर कर देता हूं तो देखिए इसमें a और b आपको दिख रहा है √5 है, तो सबसे पहले a का स्क्वायर होगा तो 5 हो जाएगा, b का स्क्वायर होगा तो 5 होगा। अब दोनों के बीच में प्लस है तो a का स्क्वायर √5 का स्क्वायर 5, b का स्क्वायर √5 का स्क्वायर 5, 5 5 जुड़ के 10 हो गया। उसके बाद देखिए 2ab होगा, 2ab का मतलब है दोनों को मल्टीप्लाई करके 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √5 से गुना होगा तो √25 और 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 √25। आप सोच रहे हैं √25 का मतलब 5 भी होता है, लेकिन इसकी जरूरत यहाँ पे है नहीं। यही सेम रूल अगर मैं यहाँ पे लागू करूंगा तो a का मान √7 है, b का मान √3 है, तो अगर आप a स्क्वायर करेंगे तो √7 का स्क्वायर 7, b स्क्वायर करेंगे तो √3 का स्क्वायर 3 और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर जुड़ेगा तो वो 10 हो जाएगा, प्लस 2ab का मतलब है 2 और √7 √3 से गुना होगा तो √21 होगा। दोस्तों इतना कैलकुलेशन करने के बाद मैं एक छोटा सा स्टेप से इस बात को समझ सकता हूं। देखिए यहाँ भी 10 है, यहाँ भी 10 है, तो इसकी तो कोई इंपॉर्टेंस यहाँ पे है नहीं। ये 2 जो यहाँ पे दिख रहा है उसकी भी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, यानी कि बड़ा और छोटा जो डिपेंड करेगा, मैंने यहाँ पे क्रॉस नहीं किया, केवल समझा रहा हूँ आपको। तो कौन सा बड़ा कौन सा छोटा है वो डिपेंड अगर करेगा तो ओनली √25 और √21 भी करेगा। तो बेसिक आप इतना कह सकते हैं कि √25 बड़ा होगा और √21 छोटा होगा। तो ये जो चिन्ह आपको दिखा रहा है कि मतलब ये वाला जो पद है इस वाले पद से बड़ा है, तो ये एब्सोल्युटली राइट है। उम्मीद करता आप समझ पाएंगे। तो बाकी के जो 2 ऑप्शन है, बाकी के 2 ऑप्शन जो दिए गए उनको भी मैं इसी तरह से सोल्व करूंगा। तो जब मैं यहाँ पे स्क्वायर करूंगा यानी a प्लस बी का अगर स्क्वायर करूंगा और इधर भी स्क्वायर करूंगा तो आप खैर देख पा रहे हैं कि यहाँ पे a स्क्वायर 6 होगा, b स्क्वायर 7 होगा, तो 6 और 7 13, प्लस दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो 6 से 42 होगा, तो ये 2 √42 बनेगा। उसके बाद देखिए चिन्ह ग्रेटर देन का है, उसके बाद फिर से अगले वाले में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर 8, b स्क्वायर 5 होगा, तो ये भी 13 हो जाएगा और 2 √40 होगा। तो देखिए यहाँ भी आप देख पा रहे हैं 13 और 2 की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। अगर बड़ा छोटा कंपेरिजन करके देख पा रहे हैं तो ये ओनली डिपेंड करता है √42 और √40 पे। तो आप कह सकते हैं कि √42 बड़ी संख्या है, √40 छोटी संख्या है, तो ये चीज भी यहाँ पे, ये ऑप्शन भी यहाँ पे क्या होगा, राइट होगा। दोस्तों थर्ड ऑप्शन भी आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे अगर आप स्क्वायर करेंगे, अगर दोनों तरफ आप दोनों का स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर करेंगे तो 3 + 9 12 और 9 3 27, ये 2 √27 बनेगा, ग्रेटर देन 6 और 6 12 प्लस 2 √36 आएगा। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे 12 और 2 की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, तो बड़ा छोटा डिपेंड करेगा √27 पर √36 पे। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं √27 छोटा है और √36 बड़ा है, लेकिन यहाँ पे चिन्ह अपोजिट दिख रहा है, इसका मतलब थर्ड ऑप्शन यहाँ पे रॉन्ग है। तो क्वेश्चन के हिसाब से जैसे हमने सोल्व किया उस हिसाब से हम देख पा रहे हैं कि पहले 2 ऑप्शन सही है, थर्ड ऑप्शन गलत है, तो आप सेकेंड ऑप्शन पर राइट क्लिक कर सकते हैं, ये आपका सही जवाब हो पाएगा। ठीक है दोस्तों, आपको क्लियर हो पाया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। चलो दोस्तों, आखिरी का क्वेश्चन बेहद इजी और सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें कोई दिक्कत नहीं बन पाएगी, तो आप इसको सोल्व कीजिएगा। ओके, थैंक यू सो मच। देखिए बेसिकली कंटिन्यू आपका प्रोसेस जारी है। मैथ के सेशन में नंबर सिस्टम के 2 3 4 सीटें तक हमने डाल दी है, आगे की 1-2 सीट और डालेंगे जिसमें हम प्रोग्रेशन से रिलेटेड बात करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक अपन स्टार्टिंग करेंगे और रेगुलर प्रोसेस आपका जारी रहेगा। आपकी खुद की भी रेगुलरिटी आप बनाते रहेगा। डेली की सीट टेलीग्राम पे आप सोल्व कीजिएगा और उसके बाद वीडियो सेशन में आप उन सीटों की प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन देख पाएंगे। यही कोशिश अपनी लगातार जारी रहेगी। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।